तो हमने कल देखा और मैंने बोला कि इतना ही याद रखना है, जितना भी हमने इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा है, जिसको हम ई बोलेंगे इसके बाद, जो साइंस में यूज करता हूं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इसके आगे जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या फिर जहां जहां पर भी हम रेफरेंस लेंगे किसी चीज का, तो हम साइंस यूज करेंगे। और अगर साइंस आपको अच्छे तरीके से याद नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। सो मैं जब ई लिखता हूं तो आपको फटाक से आना चाहिए कि इसको इक्विवेलेंट वेट लिखना है। यम, कैपिटल यम लिखता हूं तो मोलार मास। वी अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, दो तरीके से वी होता है, देखिए, एक कैपिटल वी और दूसरा स्मॉल वी। ये यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन है वो स्मॉल वी है, जिसको मैंने थोड़ा सी मूंछ निकाली है। तो आपको साइंस पूरे रटे हुए होने चाहिए। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास अपॉन वैलेंसी, यही हमने कल देखा है और यही तक हमको याद होना चाहिए कल के लेक्चर से। इसके आगे चलते हैं। अब ये जो वैलेंसी होती है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन पर बदलती है, लेकिन प्राइमरी कैलकुलेशंस करने के लिए वैलेंसी क्या होती है और कहां कहां पे क्या यूज करना, ये अभी हम देखेंगे। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए वैलेंसी कैसे बदलती है वो हम आगे देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। जितने भी क्वेश्चंस हमें अब रहेंगे इक्विवेलेंट वेट पर, उसमें कोई मेटल होगा, नॉन मेटल रहेगा, एसिड रहेगा, बेस रहेगा, तो उनके लिए वैलेंसीज क्या है। तो यहां पे मैंने देखिए वी लिखा है, वी मतलब वैलेंसी। अगर आपके पास किसी रिएक्शन में मेटल आता है तो मेटल की वैलेंसी क्या होगी, तो चार्ज ऑन इट्स कैटायन। मेटल यूजुअली रिएक्शन कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, आप देखोगे तो बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जितने वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे उतनी उनकी वैलेंसी रहेगी। जैसे कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी हम 3 मानेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1 मानेंगे मेटल के लिए। ये बात क्लियर हो गई। नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल यूजुअली इलेक्ट्रॉन लेके यानी एक्सेप्ट करके रिएक्शन करते हैं, तो नॉन मेटल्स के लिए वैलेंसी होगी चार्ज ऑन इट्स एनायन। जैसे कि Cl माइनस है, मतलब क्लोरीन कहीं पे आएगा एटम तो उसकी वैलेंसी 1 पकड़ेंगे, भले ही इसके ऊपर माइनस चार्ज है लेकिन वैलेंसी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ऑक्सीजन, अगर ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन एटम आते हैं किसी रिएक्शन में तो उसकी वैलेंसी 2 पकड़नी है आपको। नाइट्रोजन अगर अकेला आता है तो उसकी वैलेंसी 3। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको एसिड दिया जाता है तो उसकी वैलेंसी होती है उसकी बेसिसिटी। इसने गलत लिखा है, इसको एक्चुअली लिखना चाहिए बेसिसिटी। मैं यहां पे जल्दी से लिख भी देता हूं, दिस थिंग इज नॉट बेसिसिटी। क्या लिखा है ये, इसको हम लिखेंगे, देखिए बेसिसिटी होना चाहिए यहां पे। बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब आपको ये याद रखना है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड और बेस, एसिड को बेसिसिटी रहती है और बेस को एसिडिटी रहती है। ये भूलना नहीं है, ये उल्टा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, उल्टा है मैं बोल रहा हूं तो। देखते चलो, यहां पे देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एसिड है H2SO4, तो इसके अंदर से 2 H+ निकलते हैं और ये सल्फेट आयन निकलता है जब आप इसको पानी में डालोगे तो। सो जितने प्रोटॉन्स ये दे सकता है इसको बोलते हैं इसकी बेसिसिटी। मतलब ये कितने बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है या फिर ये कितने OH- के साथ रिएक्ट हो सकता है, इसके बेसिस पर बोला है। और जो देखिए एसिड है उसकी बेसिसिटी होती है, और जो बेस है फॉर एग्जांपल ये, उसके अंदर कितने OH है, अगर 2 है, यानी वो कितने H+ को न्यूट्रलाइज करता है। बेसिकली एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करते हैं। एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर देते हैं, आपको अब तक पता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता क्या है, एसिड के अंदर से H+ आता है, बेस के अंदर से OH- आते हैं, ये दोनों मिलके वाटर फॉर्म करते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये साल्ट का कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, इट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ बाय OH- और वाइस वर्सा। तो इसीलिए बोला है कि एसिड की बेसिसिटी, मतलब ये एसिड
कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाता है, और ये बेस कितने H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसके अंदर से 2 OH माइनस निकलेंगे, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, तो ये 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो 2 है इसकी एसिडिटी, मतलब जो बेस होता है उसकी ये एसिडिटी रहती है, ना कि बेसिसिटी, उल्टा है। मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया कि ये उल्टा है, बस मुझे इतना ही बताना है। एसिड को बेसिसिटी होती है, बेस को एसिडिटी होती है। तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन by acid when it dissolves or dissociates is called its basicity। वैसे बेस की होती है एसिडिटी। तो सिंपल सी बात है, अब आपको समझ में आया होगा कि एसिड की वैलेंसी मतलब उसकी बेसिसिटी। जैसे कि HCl, इसके अंदर एक H प्लस है तो उसकी वैलेंसी 1, इसको हम बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। इसकी वैलेंसी H2SO4 की 2 है, H3PO4 की 3 है। वैसे ही बेस की एसिडिटी उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि NaOH, इसके पास एक OH है, यह है उसकी एसिडिटी, तो इसकी वैलेंसी 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 3। राइट, चलिए चलिए, और कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं बाद में आपको सब लिखवा के दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद है ये साल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, देखो ठीक तरीके से क्या करना है। साल्ट को जरा ठीक से देख लो। साल्ट की वैलेंसी मतलब होती है उसके ऊपर है टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल निगेटिव चार्ज। एक मिनट, आप पहले क्या करो, इस पूरे पेज को लिख लो आप, मतलब मैं साल्ट के बारे में बाद में आपको बता पाऊंगा, खुद जूम कर सकते हो इसको। तो अब थोड़ा साल्ट के बारे में जरा बताता हूं मैं आपको। देखिए, टोटल चार्ज का मतलब क्या है। बेसिकली होता ऐसे है, मान लो आपके पास NaCl है, उसको पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस, राइट। तो वैसे ही MgCl2 को आप डालोगे तो ये होगा Mg2 प्लस, और Cl के 2 है लेकिन इसके ऊपर माइनस चार्ज है। वैसे ही Al2SO4 टेकन 3 टाइम्स, ये अगर पानी में डालोगे तो ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, मतलब इसके आयंस क्या होंगे। एल्यूमिनियम के 2 आयंस है, 2 आयंस, लेकिन इसकी वैलेंसी इधर रहती, राइट, यानी 3 प्लस। और सल्फेट के 3 आयंस है, और सल्फेट की वैलेंसी मतलब इधर वाली वैलेंसी रहती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वैलेंसी का मतलब क्या है, साल्ट। इस साल्ट की वैलेंसी मतलब या तो इसके कैटायन के ऊपर का चार्ज या तो इसके एनायन के ऊपर का चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड। मतलब यहां पे चार्ज +1 है, यहां पे -1 है, लेकिन वैलेंसी माइनस नहीं रहती, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 1, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 1। वैसे ही इधर देखोगे, इस साल्ट की वैलेंसी मतलब कैटायन के ऊपर का चार्ज यानी 2, या फिर एनायन के ऊपर का चार्ज, लेकिन यहां पे लग सकता है 1 चार्ज है, नहीं, लेकिन ऐसे एनायन 2 है, इसलिए चार्ज एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस, दूसरे के ऊपर भी दूसरा माइनस, यानी टोटल मिला के चार्ज यहां भी -2 ही है। तो वैलेंसी इधर से लो तो भी 2 है, इधर से लो तो भी 2 है। मैंने बोला है इसका मैग्नीट्यूड लेना है। इधर देखोगे, इसके ऊपर चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज लेना है, टोटल चार्ज, या फिर चार्ज ऑन टोटल कैटायंस। तो यहां पे भले ही +3 है, लेकिन ऐसे 2 लोग हैं, इसलिए टोटल चार्ज कितना है, 3 2 6। इधर भी देखोगे तो -2 है, लेकिन ऐसे 3 लोग हैं, सो 3 2 6।
सो वैलेंसी इज 6 आइदर फ्रॉम द कैटायन और फ्रॉम द एनायन। यानी अगर कोई साल्ट है तो आपकी वैलेंसी उतनी आती है, एक तो कैटायन से लो या फिर एनायन से। ऐसे नहीं कि इन दोनों को ऐड करो, ये मत करना, यानी 2 2 4 ऐसे नहीं। टोटल कैटायनिक चार्ज यानी 3 2 जा 6 या फिर टोटल एनायनिक चार्ज 2 3 जा 6। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। यस और नो बोलो एक बार कि कैटायन साल्ट के बारे में किस तरीके से आपको वैलेंसी निकालनी है। राइट। उसके बाद वो जो मैंने लिखवा के दिया था ये भी लिख लो आप, उस टेबल के पहले लिखो या बाद में लिखो। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। और ये जो V है ना, ये वैलेंसी के लिए यूज करता हूं मैं, और ये जो V है वो वॉल्यूम के लिए यूज करता हूं। काफी बार इसको इसकी जगह पे लिख देते हो तो प्रॉब्लम आप ही की होने वाली है। प्लीज साइन एक ही रखो थ्रू आउट द सिलेबस। तो ये भी लिख लो, और इसमें ये भी लिखो, ई मतलब इक्विवेलेंट वेट, यम मतलब मोलार मास। इक्विवेलेंट वेट बोलो या इक्विवेलेंट मास बोलो, एंड V इज द वैलेंसी। तो उसी हिसाब से अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, जैसे कि सोडियम का निकालेंगे हम, मैग्नीशियम का निकालेंगे, उसके बाद हम सल्फर का निकालेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद हम निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, और हम निकालेंगे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। HCl का भी लेंगे हम अंदर ही इधर इक्विवेलेंट वेट। और किसका लेंगे हम, NaOH का लेंगे। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी ले सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है हमको, ये एग्जांपल्स में ले रहा हूं यहां पे, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले मैं इधर मोलार मास लिख लेता हूं इनका, मोलार मास। तो मोलार मास सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसका 20 प्लस 16, इसका 16 प्लस 1 17, और 17 2 जा 34। सो कितना आया इसका 54। 54 सही है। यस और नो, समझ रहा है क्या ये? क्या ये मोलार मास किस तरीके से लिखा मैंने, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ क्या गलत? ओके सही बात है। चलो क्या ये सही है, इसमें कोई गलती है? यस और नो बोलो एक बार, इसमें कोई गलती है या नहीं है? कम ऑन फास्ट। क्या रिस्पांस है? रिस्पांस चाहिए, फास्ट रिस्पांस, कम ऑन। गुड, एक ही है क्या कांचन, और कोई नहीं? प्लीज अटेंटिव रहना है आपको। सो सिंपल सी बात है, यहां पे गलती हो गई, कैल्शियम का 40 होना चाहिए बेटे, राइट? सो ये आ जाता है आपका 74। उसके बाद है सल्फर 32, HCl 35.5 प्लस 1, ये 35.5, और ये 1 36.5, नाइट्रोजन 14, NaOH 23 प्लस 16 प्लस इसका 1 यानी 40 40, कैल्शियम कार्बोनेट 40, कार्बन 12, और 16 3 जा 48, टोटल मिला के 100 होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को तो रट लो 100 ही है। H2SO4 98 है, रटा हुआ है क्योंकि ये बहुत बार आता है तो मुझे याद है। उसके बाद वैलेंसी, अब ये वैलेंसी सोडियम मैंने बोला ये पहले देखिए पीरियोडिक टेबल के ये अल्कली मेटल का है, मतलब पहले ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंसी 1 रहती है, क्योंकि आपको पता है ये जो कैटायन फॉर्म करता है यानी ये प्लस फॉर्म करता है, ये मेटल है, ये भी मेटल है। इसकी वैलेंसी बोलो क्या होगी मैग्नीशियम की, कम ऑन, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको बतानी है, कम ऑन बी क्विक। वेरी गुड वेरी गुड। और लोगों मैं सबके देखता हूं कौन कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, सो प्लीज गुड। इसकी वैलेंसी 2 आती है बेटे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, इसकी एसिडिटी 2 है, तो इसकी वैलेंसी भी 2। सल्फर पता नहीं, चलो सल्फर की कौन बताता है अब, कम ऑन, सल्फर की वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी
सभी सही है, सबको पता है, सबको पता है वैलेंसी। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग जानते हो मैं डी ब्लॉक नहीं निकालता, पीरियोडिक टेबल जब भी मैं निकालता हूं तो डी ब्लॉक नहीं निकालता। मान लेना है कि इधर डी ब्लॉक है उसको, क्योंकि कई बार मैक्सिमम केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो यस और पी ब्लॉक में ही होती है, केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल सभी यहीं पे होते हैं। सो ऑल द टाइम आई विल बी ड्रॉइंग दिस पीरियोडिक टेबल विच डज नॉट कंटेन दिस डी ब्लॉक, राइट। इसको नहीं मैं लिखता, इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं। सो दिस इज यस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक है। सो आपको पता है कि इधर एक ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये 16th ग्रुप बोलते हैं इसको, ये 1 2 उसके बाद डायरेक्ट 13 14 15 16 17 18। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर आता है, उसके बाद सेलेनियम। तो एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहते हैं, तो ऑक्सीजन की 2 है तो इस सल्फर के भी 2 वैलेंसी रहते हैं ज्यादातर केसेस में। लेकिन सल्फर वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, जो कि मैंने बोला अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे चल के हम देखेंगे उसके बारे में डिटेल में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। सो सल्फर की वैलेंसी 2, क्योंकि ऑक्सीजन के ग्रुप में है। HCl ये एक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 1 है, तो वैलेंसी 1। नाइट्रोजन 3, NaOH इसकी बेसिसिटी भी 1 है, नहीं इसकी एसिडिटी 1 है, तो वैलेंसी 1। कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी कौन बताएगा? चलो, एक साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी। कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी आपको डिसोसिएट करके देखना पड़ेगा। ओमकार सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे ज्ञानेश्वरी। तो आपको समझ में आ गया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक तो सबसे पहले कैल्शियम है जो कि मैग्नीशियम के ग्रुप का है, तो उसकी +2 वैलेंसी है, और उसके बाद है ये कार्बोनेट। ये आयंस 9th क्लास में आपको सभी के सभी है, भूलना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो आपकी वैलेंसी है 2, राइट। तो यहां पे मैं वैलेंसी लिख लेता हूं 2। एक तो कैटायन का चार्ज लो या फिर एनायन का लो। H2SO4, चलो अभी H2SO4 की वैलेंसी कौन बताता है मुझे? H2SO4 की वैलेंसी क्विक, यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 2। H2SO4 एक एसिड है, उसकी बेसिसिटी 2 है, क्योंकि ये 2 H+ देता है। तो अब वैलेंसी के बाद यहां पे हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट में अगर आप देखोगे तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है बेटे? मोलार मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सो 23 डिवाइड बाय 1 इट इज 1, 24 डिवाइड बाय 2 इट इज 12, कितना आता है? 37, 16 2 जा 36.5, 14 by 3। ये अपना एग्जैक्ट हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैसा ही लिख दिया मैंने 50 49। चलो इसको लिख लो, आप फटाफट लिख लो एग्जांपल्स, इक्विवेलेंट वेट निकालने के एग्जांपल्स फटाफट लिख लो। यहां पे गलती हो गई ना सोडियम में, यहां पे 23 डिवाइड बाय 1 23 आना चाहिए, गुड। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं इक्विवेलेंट वेट के बारे में, इक्विवेलेंट वेट के बारे में, राइट। वो सब याद रखना है। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है AXBY, तो आपको याद क्या क्या रखना है इसके बारे में? जब भी कोई कंपाउंड ऐसे कंबाइन होता है, तो मैंने बोला था इक्विवेलेंट वेट का फंडा ही ये है क्या? सबसे पहले अब देखिए, जैसे नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है? टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 मोल, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 मोल। वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी होंगे, मतलब टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट।
राइट। टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन इक्विवेलेंट, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। जैसे मास ऑफ वन मोल को मोलार मास बोलते हैं, वैसे मास ऑफ वन इक्विवेलेंट को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। टोटल मास को एक इक्विवेलेंट के मास से अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा। और आपको यहां पे ये भी याद रखना होगा कि ये मास अपॉन, अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, हमने ये भी लिखा है मोलार मास अपॉन वैलेंसी। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं मोलार मास अपॉन वैलेंसी, तो ये वैलेंसी ऊपर जाएगी, तो मास अपॉन मोलार मास इंटू वैलेंसी आता है ये। लेकिन मास अपॉन मोलार मास तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इंटू वैलेंसी। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। सबसे पहले तो ये बात, राइट। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन वैलेंसी, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि जैसे ही कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो इक्विवेलेंट मास का मतलब ही होता है कि इसका एक इक्विवेलेंट मास इसके एक इक्विवेलेंट मास से कंबाइन होता है। इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है ना, ए और बी के बीच, तो इसका जितना भी मास है इस कंपाउंड में, मान लो कि ये कोई एक मोल है और इसमें ए बी कंपाउंड है। अब मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके लिखा, ऐसा मान लो कि यहां इधर ए है और बी है, इन दोनों के बीच का एक ही मोल इतना है। तो आपको मानना है जब ये कंबाइन हुए, इसका मतलब है कि ए का एक इक्विवेलेंट है और बी का भी एक इक्विवेलेंट है। मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है। जैसे कि Al2O3, इस कंपाउंड में हम बोलेंगे कि एल्यूमिनियम का एक इक्विवेलेंट है और ये ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट है। एक नहीं, मतलब एल्यूमिनियम के जितने इक्विवेलेंट रहेंगे ऑक्सीजन के उतने ही इक्विवेलेंट होंगे। जैसे कि मार्केट में, अगर आप मार्केट में आप गए और पेन दे दिए और आपने ले लिया क्या, नोटबुक ले ली, तो आपने अगर पेन के 6 इक्विवेलेंट दिए तो नोटबुक भी आपको 6 इक्विवेलेंट मिलेंगी। लेकिन अगर आपने 6 पेन दिए तो 6 नोटबुक नहीं मिलेंगी। नंबर सेम नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेम रहेगा। पेन के 6 इक्विवेलेंट दिए तो नोटबुक के भी 6 ही इक्विवेलेंट आपको मिलेंगे। अब नंबर कितना मिलेगा वो तो उसके रेट पर डिपेंड करेगा। क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? नंबर सेम नहीं रहेगा लेकिन इक्विवेलेंट सेम रहेगा। एक्सचेंज में, मार्केट में एक्सचेंज करते वक्त चीजों का नंबर सेम नहीं रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। किसी भी एक इक्विवेलेंट के बदले किसी भी दूसरी चीज का इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि मार्केट में एक्सचेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन होता है, मतलब किसी भी चीज का एक इक्विवेलेंट किसी भी दूसरे चीज के एक इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन होता है, इसीलिए तो उनको इक्विवेलेंट बोला है। या फिर इसके 2 इक्विवेलेंट है तो इसके भी 2 इक्विवेलेंट ही आएंगे कंबाइन होने के लिए, इसके 4 आए तो दूसरे के भी 4 आएंगे। मतलब कोई भी कंपाउंड होता है तो इसके जितने इक्विवेलेंट है उतने ही इसके इक्विवेलेंट रहेंगे। तो इन एनी कंपाउंड आपको ये याद रखना है, बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कि देखिए इसमें ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स सेम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं एटम्स, ए के एटम्स और बी के एटम्स सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है। ए के मोल और बी के मोल सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि ए के x मोल है, बी के y मोल है। लेकिन जैसे कि Al2O3 में देखोगे तो एल्यूमिनियम के 2 मोल है, ऑक्सीजन के 3 मोल है। डरना नहीं है। आप बोलोगे कि एल्यूमिनियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, मोल कैसे बोल रहे हो? मैंने कल ही बोला था, अगर आप इसको एक मॉलिक्यूल पकड़ते हो तो इसके 2 एटम होंगे, लेकिन अगर आप इसको एक मोल पकड़ते हो तो इसके 2 मोल और ऑक्सीजन के 3 मोल होंगे। तो इनमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की मोल की संख्या सेम नहीं है क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, लेकिन इन दोनों की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की संख्या सेम है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की संख्या सेम है। कैसे सेम है? देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी। तो अगर हम एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एल्यूमिनियम के?
2, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो गए इसमें 6। वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन अगर देखेंगे हम इस कंपाउंड में तो कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने हैं इसमें 3, ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है 2, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंबाइनिंग स्पीसीज में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की संख्या सेम रहती है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपाउंड में आपको फॉर एनी कंपाउंड AX/BY नंबर 1 नंबर ऑफ A इज नॉट इक्वल टू बी ऑलवेज नहीं है, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि कभी अगर NaCl है तो इसमें नंबर ऑफ मोल सेम भी है, राइट, लेकिन हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B। क्या ये आपको पहली बात समझ में आ गई, यस और नो बोलो एक बार प्लीज, पहली बात समझ में आ गई, बोलो बेटे बोलो यस। चलिए आगे चलते हैं। अगर केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होती है, इन एनी रिएक्शन लाइक ऐसी रिएक्शन होती है AB प्लस C गिव्स AC प्लस B, सबसे पहले मुझे बताओ इस टाइप के रिएक्शन को बोलते क्या हो आप लोग, क्या बोलते हैं इस टाइप की रिएक्शन को, कम ऑन। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो आप। यहां पे C ने B को डिस्प्लेस किया, तो आपको यहां पे याद रखना है, ये तो पहला पता ही है कि ये अगर कंपाउंड है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B, ये तो पता ही होना चाहिए। जब ये कंबाइन हुए हैं तो इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, इक्विवेलेंट वेट सेम नहीं होगा लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेंगे इनके। राइट, अब आगे एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बहुत सारी स्टोइकियोमेट्री रेडॉक्स रिएक्शन इसी के ऊपर चलता है। लेकिन C ने B को एक्सचेंज किया, तो आपको यह भी पता है कि रिएक्शन जब होती है, एक्सचेंज जब होता है, या फिर यहां पे मान लो ये AC तो फॉर्म हुआ है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C है, तो इन दोनों से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C होना चाहिए। या फिर एक ही बारे में लिखना है इसको, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ENC। सो किसी रिएक्शन में देखोगे तो ये दोनों के इक्विवेलेंट तो सेम ही है, लेकिन रिएक्शन में जो एक्सचेंज हो रही है स्पीसीज उनके भी इक्विवेलेंट सेम होते हैं। मतलब ये अगर इसको एक्सचेंज कर रहा है तो इसके अगर 4 इक्विवेलेंट निकल गए तो इसके 4 ही आनी चाहिए, तभी रिएक्शन होती है। सो कोई भी स्पीसीज दूसरे की स्पीसीज को रिप्लेस कर रही है, मतलब क्या होता है, इसके जितने इक्विवेलेंट चले गए उतने ही इसके इक्विवेलेंट उसकी जगह पर आ गए। क्या ये भी बात क्लियर है आपको, यस और नो? यस, चलिए आगे चलते अब। उसके बाद तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीसीज कंबाइन और डिस्प्लेस ईच अदर इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर कोई कंपाउंड है आपके पास AX/BY, तो इसका मोलार मास तो आपको पता है किस तरीके से आप लिखते हो, X इंटू मोलार मास ऑफ A प्लस Y इंटू मोलार मास ऑफ B, ये तो पता है, ऐसे ही तो करते हो आप, अभी तक यही तो किया है, यही तो किया है, ऐसे ही तो मोलार मास निकालते हो ना। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 है, 2 इंटू मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही तो करते हो। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY इज डायरेक्टली लाइक दिस, इधर X Y कुछ नहीं होता। प्रूफ, प्रूफ देखेंगे ऐसा क्यों है। प्रूफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AX/BY इज इक्वल टू, बेसिक डेफिनेशन क्या है, मोलार मास ऑफ AX/BY डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ AX/BY, ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना आपकी इक्विवेलेंट वेट की। अब तक ठीक चल रहा है ना, यस और नो? अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना जो भी बताया मैंने?
नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते। अब किधर चला गया? अब देखते। अब अगर देखोगे आप इसको तो ये कुछ ऐसे आएगा, मोलार मास ऑफ ए एक्स बी वाई इज एक्स इंटू मोलार मास ऑफ ए प्लस वाई इंटू मोलार मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वैलेंसी ऑफ ए एक्स बी वाई क्या होगी? क्या मुझे कोई बता सकता है? वैलेंसी ऑफ ए एक्स बी वाई कोई बता सकता है क्या मुझे? वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी कितनी होगी? डिसोसिएट करके देखना पड़ेगा बेटे। चलो करो डिसोसिएट और बताओ मुझे, ए एक्स बी वाई ये जो साल्ट है इसकी वैलेंसी क्या है? चलिए, और कोई दिमाग लगाओ। कौन कौन है जो दिमाग लगाना चाहता है? कम ऑन, अरे कम ऑन बेटे, कम ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ तो दिमाग ला। यस कांचन, यू आर करेक्ट। कांचन सही है। अब बताते हैं। वैष्णवी में काफी दिमाग लगाया, अनिकेत ने भी काफी दिमाग लगाया, लेकिन चलिए आपको ना इसको डिसोसिएट करके देखना होगा बेटे। सिंपल सी बात है। अगर ये तो आपको पता चलेगा ए एक्स बी वाई, ए की वैलेंसी वाई है, बी की वैलेंसी एक्स है। ए की वाई होती है, बी की एक्स होती है। ये तो बहुत आसान है। जल्दी से लगता है कि इन दोनों का एडिशन कर दो, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपने देखा होगा, हमने अभी देखा था Al2SO4 टेकन थ्राइस, 3 और 2 5, ऐसे तो नहीं हुआ था ना बेटे। वैलेंसी कितनी आई थी? 3 इंटू 2 6 आई थी। या फिर ऐसा करके देखो, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो यक्स, ए के यक्स फॉर्म होंगे, लेकिन इसकी वैलेंसी वाई है तो इसके ऊपर चार्ज होगा वाई प्लस, और बी के कितने मोल है? वाई है, लेकिन इसकी वैलेंसी एक्स होती है तो इसके ऊपर चार्ज होता है एक्स माइनस। क्या ये डिसोसिएशन समझ में आ गया आपको? डिसोसिएशन जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखे बस, बाकी छोड़ दो। तो सिंपल है, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी करो, एक्स इंटू वाई आने वाला है। इससे भी लॉजिक बैठता है, इससे भी लॉजिक बैठता है। सो वैलेंसी इज दिस थिंग, वैलेंसी ऑफ दिस थिंग इज एक्स इंटू वाई। क्या समझ में आ गई? वैलेंसी सबको समझ में आ गई? यस और नो बोलो, कम ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो बोलो बेटे। यस। चलिए, चीजें धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ आएगा। अब ये इसको मैं फोड़ देता हूं, आपको तो पता ही है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एक्स बी वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, एक्स इंटू मोलार मास ऑफ ए अपॉन एक्स वाई प्लस वाई इंटू मोलार मास ऑफ बी अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पे ना एक्स एक्स कैंसिल होके मोलार मास ऑफ ए अपॉन वाई प्लस वाई वाई कैंसिल होके मोलार मास ऑफ बी अपॉन एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या दिख रहा है मुझे? मोलार मास ऑफ ए अपॉन वाई, मोलार मास अपॉन वैलेंसी, मोलार मास अपॉन वैलेंसी। वाई तो वैलेंसी एक ही है, ए की वैलेंसी वाई है ना बेटे। तो मोलार मास अपॉन इट्स वैलेंसी इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। राइट? क्या प्रूफ आपको समझ में आ गया? बताओ मुझे, यस और नो। किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट को डायरेक्टली एडिशन से निकाला जाता है? यस और नो। चलिए, तो आगे चलते हैं हम। इसके नोट्स को पहले आप लिख लो। एक मिनट। हाँ, चलो